हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिफेंस टारगेट बाय संगम सर। आज का हमारा टॉपिक है मौर्योत्तर काल के बाह्य आक्रमण द्वारा स्थापित राजवंश कौन कौन थे, उनको इस लेक्चर में हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। बाह्य आक्रमण द्वारा स्थापित राजवंश। तो पहला राजवंश हिंद यवन आक्रमण द्वारा कौन कौन से वंश स्थापित किए गए थे इंडिया में मौर्योत्तर काल में, तो उनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मौर्योत्तर काल में भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों पर सबसे पहले किस विदेशी ने आक्रमण किया था? तो आप बताएंगे हिंदी यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी ने आक्रमण किया था। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, भारतीय यवन शासकों को किन अन्य नामों से भी जाना जाता था? तो आप बताएंगे हिंद यवन नाम या इंडो ग्रीक के नाम से, अथवा बस्त्री यवन या बैक्टीरियन ग्रीक के नाम से भी जाना जाता था। अब हिंदी यवन में दो तरह के शासक इंडिया में आए मौर्योत्तर काल में। पहला था डेमेट्रियस वंश और दूसरा था यूक्रेटाइज वंश। दो वंश थे। जो डेमेट्रियस वंश था, इसकी राजधानी थी साकल, जिसको आज के टाइम सियालकोट बोला जाता है। यूक्रेटाइज वंश की राजधानी तक्षशिला थी। ठीक है, तो आप हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है डेमेट्रियस वंश। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल देखते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से वंश आते हैं इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से डेमेट्रियस वंश प्रथम से बनता है, इंडो ग्रीक की भारत विजय का इतिहास किसके समय से प्रारंभ हुआ? तो आप बताएंगे डेमेट्रियस के समय से प्रारंभ हुआ। बैक्टीरियन राजा यूथिडेमस का प्रतापी एवं महत्वाकांक्षी पुत्र का क्या नाम था? तो आप बताएंगे डेमेट्रियस था। क्या? डेमेट्रियस था। फिर अगला क्वेश्चन आता है, बैक्टीरियन राजा डेमेट्रियस ने भारत के किन क्षेत्रों पर आक्रमण कर उसे विजय कर ली थी? तो सिंध और पंजाब में सबसे पहले आक्रमण किया गया था। डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो बताएंगे लगभग 183 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। यवनों के आक्रमण की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो आप बताएंगे महाभाष्य, गार्गी संहिता और मालविका मित्रम से प्राप्त होती है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, डेमेट्रियस की ताम्र मुद्राएं किन क्षेत्रों से प्राप्त हुई? तो आप बताएंगे पंजाब तथा सिंधु से प्राप्त हुई। फिर अगला क्वेश्चन आता है, डेमेट्रियस की मुद्राओं पर खगोष्ठी लिपि में क्या लिखा गया था? तो लिखा गया था महाराजस अपरजितस दिमेत्रियस। ठीक है, ये लिखा गया था। नेक्स्ट है, डेमेट्रियस के पश्चात किस यवन शासक ने भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों पर शासन स्थापित किया था? तो बताएंगे यूक्रेटिस ने किया था। किसने? यूक्रेटाइडीज ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, बैक्टीरिया पर यवनों का अंतिम शासक किसे माना जाता है? तो बोलते हैं हेलियोक्लीज को। किसको? हेलियोक्लीज को बैक्टीरिया पर यवनों का अंतिम शासक माना जाता है। बैक्टीरिया पर यवनों का शासन का अंत कब हो गया? तो बताएंगे 125 ईसा पूर्व उनका शासनकाल समाप्त हो गया था। अब देखते हैं मिनांडर के बारे में। नेक्स्ट शासक मिनांडर था। हिंदी यूनानी शासकों के सबसे प्रसिद्ध शासक का नाम था मिनांडर। मिनांडर किस कुल से संबंधित था? तो आप बताएंगे डेमेट्रियस कुल से संबंधित था। मिनांडर का साम्राज्य किन क्षेत्रों पर विस्तारित था? तो आप बताएंगे झेलम से मथुरा तक विस्तारित था। मिनांडर के साम्राज्य की राजधानी कहां पर स्थित थी? तो आप बताएंगे साकल या सियालकोट थी। नेक्स्ट देखते हैं, मिनांडर ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो आप बताएंगे धर्मकिस। किसकी? धर्मकस की उपाधि धारण की थी। धर्मकस उपाधि से मेनांडर के संदर्भ में क्या ज्ञात होता है? तो एक धर्मनिष्ठ बौद्ध था। क्या? धर्मनिष्ठ बौद्ध था। किस ग्रंथ में विवरण मिलता है कि मेनांडर ने अनेक स्तूपों का निर्माण करवाया था? तो अवदान कल्पलता या क्षेमेंद्र कृत से प्राप्त होता है। इससे कल्पलता अवदान कल्पलता जो कि क्षेमेंद्र ने लिखी थी उससे प्राप्त होता है मेनांडर के बारे में। फिर अगला क्वेश्चन आता है, बौद्ध ग्रंथों में मेनांडर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मिलिंद के नाम से जाना जाता है। किसके? मिलिंद के नाम से। बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं मेनांडर के बीच वाद विवाद या वार्ता का विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? तो आप बताएंगे मिलिंद पन्हों से मिलता है। किससे? मिलिंद पन्हों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर मीनांडर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है? तो बताएंगे नागसेन के प्रभाव में आकर। किसके? नागसेन के। फिर अगला क्वेश्चन आता है, मिलिंद पन्हो के अनुसार मीनांडर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बताएंगे अलसंद या काबुल के समीप सिकंदरिया द्वीप में कालसी ग्राम में हुआ था मीनांडर का जन्म। महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। मीनांडर का एक लेख शिवकोट जो कि बजौर घाटी की धातु गर्भ मंजूषा के ऊपर अंकित प्राप्त हुआ है। इससे सूचित किया जाता है कि बजौर क्षेत्र पेशावर उसके अधिकार क्षेत्र में था। दूसरा है, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर के जनपद में स्थित रेह नामक स्थान पर प्राप्त लेख से निष्कर्ष निकलता है कि मीनांडर के अधिकार क्षेत्र में था। नेक्स्ट है, पेरीप्लस के अनुसार मीनांडर के सिक्के पड़ोस तक चलते थे। ये फैक्ट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो के अनुसार मीनांडर किन विधाओं में पारंगत था? तो इतिहास, पुराण, ज्योतिष, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, दर्शन तथा तर्कशास्त्र, संगीत, गणित और काव्य में पारंगत था। फिर अगला क्वेश्चन आता है, मीनांडर के पश्चात उसके साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो आप बताएंगे स्ट्रेटो प्रथम और स्ट्रेटो द्वितीय दो उत्तराधिकारी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूक्रेटिस वंश के बारे में। तो पहला क्वेश्चन यहां से बनता है, यूथिडेमस कुल के अंत के पश्चात भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों पर किस वंश ने शासन स्थापित किया? तो बताएंगे यूक्रेटाइज वंश ने शासन स्थापित किया। यूक्रेटाइडिस कुल के किन दो राजाओं के नाम मिलते हैं? तो बताएंगे एंटियालकिड्स तथा हर्मियस का नाम मिलता है। किसका? एंटियालकिड्स तथा हर्मियस का नाम मिलता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, यवन राजा एंटियाक्लीज भारत के किस भाग का शासक था? तो आप बताएंगे तक्षशिला का शासक था। नेक्स्ट आता है, शुंग नरेश भागभद्र के विदिशा स्थित राज दरबार में एंटियालकिड्स ने किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था? तो बताएंगे हेलियोडोरस को भेजा था। किसको? हेलियोडोरस को भेजा था। फिर अगला क्वेश्चन यहां से बनता है, किस हिंद यूनानी नरेश के सिक्कों पर कृष्ण एवं बलराम की आकृतियां मिलती हैं? तो आप बताएंगे अगाथोक्लेस। किसका? अगाथोक्लेस के सिक्कों पर कृष्ण और बलराम की आकृतियां मिलती हैं। नेक्स्ट है, यूक्रेटाइडिस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप बताएंगे हर्मियस था। कौन? हर्मियस था। अब यूनानियों की देन के बारे में देखते हैं। राजस्व का दैवी सिद्धांत उन्होंने वहां से मिला है। गांधार कला शैली का विकास यूनानियों की वजह से हुआ। सांची के सिक्कों का निर्माण भी यूनानियों की वजह है। ज्योतिष के क्षेत्र में भी भारत ने यूनान से प्रेरणा ली। और अगला पॉइंट है, भारत में नवीन शैली हेलेनिकलिस्टिक कला का विकास हुआ। ठीक है। अब महत्वपूर्ण वंश यहाँ से स्टार्ट होता है, शक वंश। ठीक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो आप बताएंगे पर्थिया के निवासी थे। पश्चिमोत्तर भाग में शकों के पश्चात किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था? तो पहलव ने किया था। शकों के बाद पहलव ने किया था। नेक्स्ट है, भारत में पर्थियन साम्राज्य का विस्तार का संस्थापक कौन था? तो मिथ्रेडेट्स प्रथम, जिसका शासनकाल 171 से 130 ईसा पूर्व तक था। भारत पर आक्रमण करने वाले पर्थियन सरदार मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो आप बताएंगे सिस्तान या अराकोसिया के निवासी थे। नेक्स्ट को देखते हैं। पहला वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा किसे माना जाता है? तो बताएंगे गंडोफर्नीस को। किसको? गंडोफर्नीस को माना जाता है। गंडोफर्नीस ने कब से कब तक शासन किया? तो आप बताएंगे 20 ईस्वी से 46 ईस्वी तक शासन किया था। शकों के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी के लिए हमें किन स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है? तो बताएंगे चीनी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। नेक्स्ट है, चीनी ग्रंथ तथा लेखकों ने शक को किन नामों से संबोधित किया है? तो बताएंगे सही अथवा सही बांग के नाम से संबोधित किया है। अब शक और पहलव के संदर्भ में कौन कौन से लेख हैं उसको देखते हैं। तो पहला पॉइंट आता है इसमें, राजबुल का मथुरा सिंह स्तंभ लेख शक और पहलव के संदर्भ में। सोडास का मथुरा दानपत्र लेख ये शक और पहलव के संदर्भ में है। नहपान कालीन नासिक के गुहा लेख
नेपाल कालीन जुन्नार का गुहा लेख, उसाब उसाब दाद के नासिक गुहा लेख, रुद्र दामन का अंदौ जो कि कच्ची खाड़ी का लेख जो है वो भी शक और पहलव की जानकारी देता है। रुद्र दामन का गिरनार जूनागढ़ अभिलेख भी शक और पहलव की जानकारी देता है। नेक्स्ट देखते हैं, कंडोफरनी तख्तेशाही तख्तेबाही पेशावर के यूसुफजाई क्षेत्र में स्थित लेख भी शक और पहलवों के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय स्रोतों में शकों को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो सीथियन के नाम से जाना जाता है। किसके? सीथियन। फिर अगला पॉइंट आता है, भारतीय प्रदेशों के शक का शासन क्या कहलाते हैं? तो क्षत्रप कहलाते हैं। भारतीय प्रदेशों के शक शासक क्या कहलाते हैं? क्षत्रप कहलाते हैं। भारतीय साहित्य में शकों के प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो शकद्वीप अथवा शक-स्थान कहा जाता है। अब अगला पॉइंट यहां से बनता है, शकों की उत्पत्ति तथा प्रसार। तो शक दो भागों में बटे, उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। तो उत्तरी क्षत्रप की जो लोग रहते थे वो तक्षशिला शक कहलाए और मथुरा के शक कहलाए। पश्चिमी क्षेत्र के नासिक के शहरात वंश और मालवा के कार्दमक वंश, ये दो पश्चिमी क्षत्रप के अंतर्गत आते थे। शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो बताएंगे सीदरया उत्तर में निवास करने वाली बर्बर जाति से संबंधित थे। नेक्स्ट है, शक किन रास्तों से होकर भारत पहुंचे थे? तो बताएंगे पूर्वी ईरान से भारत पहुंचे थे। शकों ने पश्चिमोत्तर प्रदेश में किन शक्तियों को पराजित किया था? तो यवनों को पराजित किया था। नेक्स्ट है, यवनों को पराजित कर शकों ने भारत के किस भूभाग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया? तो बताएंगे उत्तरापथ एवं पश्चिमी भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। नेक्स्ट है, शकों की भिन्न भिन्न शाखाएं कहां पर स्थापित थी? तो आप बताएंगे तक्षशिला, मथुरा, महाराष्ट्र और उज्जैनी में इनकी शाखाएं स्थापित थी। अब देखते हैं तक्षशिला में कौन कौन शासक थे, उसके बारे में देखते हैं। तक्षशिला के शक शासक। भारत का प्रथम शक विजेता किसे माना जाता है? तो मेउस को माना जाता है। किसको? मेउस को। तक्षशिला का प्रथम शक शासक किसे माना जाता है? तो बताएंगे मेउस को माना जाता है। मेउस का शासनकाल कब से कब तक था? तो 20 ईसा पूर्व से 22 ईस्वी तक था। शक शासक मेउस की राजधानी किस स्थान पर थी? तो आप बताएंगे तक्षशिला में थी। नेक्स्ट आता है, मेउस का साम्राज्य का विस्तार किन क्षेत्रों तक था? तो आप बताएंगे पुष्कलावती, कपिसा तथा पूर्व में मथुरा तक था। अब क्षत्रप वंश मथुरा के शक क्षत्रप, उनके बारे में देखते हैं जिन्होंने मथुरा पर शासन किया था। तो पहला है, किस अभिलेख से विवरण मिलता है कि राजूल या राजबुल मथुरा का प्रथम शक क्षत्रप राजा था? तो मथुरा सिंह शीर्ष स्तंभ से प्राप्त होता है। राजबुल के पश्चात मथुरा का कौन सा शक क्षत्रप बना? तो सोडास बना। कौन? सोडास बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, मथुरा से शक क्षत्रप के शासन सत्ता का अंत होने के पश्चात किसका शासन स्थापित हुआ? तो कुषाण वंश का हुआ था। किसका? कुषाण वंश का। अब देखते हैं पश्चिमी भारत के क्षयरात, उनको देखते हैं। क्षयरात वंश का पहला राजा भूमक था। कौन? भूमक था। क्षयरात वंश के शासकों ने किस क्षेत्रों पर शासन किया था? तो आप बताएंगे महाराष्ट्र, लाट और सौराष्ट्र प्रदेश में उन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट है, क्षयरात वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक किसे माना जाता है? तो बताएंगे नहपान को माना जाता है। किसको? नहपान को। कई बार क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। क्षयरात शासक नहपान का शासनकाल कब से कब तक था? तो बताएंगे 119 ईस्वी से 125 ईस्वी तक था। क्षयरात शासक नहपान के सिक्के किन क्षेत्रों से प्राप्त किए गए? तो बताएंगे अजमेर से नासिक तक इनके सिक्के मिलते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास, क्षयरात शासक नहपान के सोने एवं चांदी के सिक्के की विनिमय धन का अनुपात क्या था? तो 1:35 था। कितना? 1:35 था। अब नेक्स्ट आता है कार्दमक या चस्टन वंश, इसके बारे में देखते हैं। कार्दमक या चस्टन वंश के बारे में तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मालवा क्षेत्र में शक, जिसको कार्दमक वंश भी कहा गया है, सत्ता स्थापित किसने स्थापित की थी? तो चस्टन ने की थी। किसने? चस्टन ने की थी। चस्टन की मृत्यु के पश्चात पश्चिमी भारत का शक शासक राजा कौन हुआ? तो आप बताएंगे रुद्रदामन हुआ। कौन? रुद्रदामन हुआ। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके पास,
शक कार्दमक रुद्रदामन का शासनकाल कब से कब तक था? तो बताएंगे 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक उसका शासनकाल था, जिसका रुद्रदामन का। कार्दमक क्षत्रपों ने किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे? तो ताम्र के सिक्के कार्दमक क्षत्रपों ने चलाए थे। शक शासक रुद्रदामन की विजयों, व्यक्तिगत एवं कर्तव्य संबंधी विवरण किस लेख से प्राप्त हुआ? तो आप बताएंगे गिरनार के जूनागढ़ लेख से। गिरनार लेख जो कि जूनागढ़ में है, वहां से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है जूनागढ़ के रुद्रदामन का अभिलेख कब प्राप्त हुआ? तो 150वीं ईस्वी में प्राप्त हुआ। जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन द्वारा किन विजित क्षेत्रों का विवरण मिलता है? तो आकारवंती का मिलता है, अनूप का मिलता है, अपारांत का मिलता है, सौराष्ट्र का मिलता है, कुकुर का मिलता है, शुभ्र का मिलता है, मरु का मिलता है, सिंध निषाद जो कि हिसार बटनेर क्षेत्र है, वहां का विवरण हमको जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट है पाणिनि ने किस आयुध जीवी संघ अर्थात शास्त्रों के सहारे जीवित रहने वाला कहा है? तो योद्धाओं को कहा है। किसको? योद्धाओं को कहा है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, रुद्रदामन ने किस गणराज्य पर आक्रमण कर अपने राज्य को सदा के लिए सुरक्षित कर लिया? तो योद्धाओं पर आक्रमण किया था। सुदर्शन झील के बांध की मरम्मत किस शासक ने करवाई थी? तो आप बताएंगे रुद्रदामन ने करवाई थी। रुद्रदामन का वह राज्यपाल कौन था जिसने सुदर्शन झील पर बांध की मरम्मत करवाई थी? तो बताएंगे सुविशाख ने करवाई थी। किसने? सुविशाख ने। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, बिना बेगार जिसको वृष्टि कहा जाता है, वृष्टि के लिए किस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया गया था? तो रुद्रदामन ने करवाया था। रुद्रदामन ने सबसे पहले किस अभिलेख का विशुद्ध संस्कृत भाषा में जारी किया? तो जूनागढ़ अभिलेख को संस्कृत भाषा में जारी किया था। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि रुद्रदामन को सभी जातियों के लोगों ने अपना रक्षक चुना था? तो जूनागढ़ अभिलेख से इसकी प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है रुद्रदामन के किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसके दक्षिणापथ स्वामी या विशिष्टिपुत्र पुलमावी को पराजित किया था? तो जूनागढ़ अभिलेख से इसके बारे में हमको पता चलता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके पास, विशुद्ध गद्यात्मक संस्कृत भाषा में कौन सा अभिलेख उत्कीर्ण हुआ है? तो जूनागढ़ अभिलेख हुआ है संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट है शक कार्दमक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप बताएंगे रुद्र सिंह तृतीय था। कौन? रुद्र सिंह तृतीय। शासक रुद्र सिंह तृतीय को किसने पराजित करके उसके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था? तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय ने कर लिया था। अब यहां से हमारा कुषाण वंश स्टार्ट होता है। कुषाण वंश के बारे में कंप्लीट देखते हैं। कुषाण राजवंश उत्पत्ति एवं प्रसार के बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है यहाँ से, कुषाण किस जाति की एक शाखा थी? तो आप बताएंगे यूची की एक शाखा थी। यूची के लोग चीन के किस क्षेत्र में निवास करते थे? तो आप बताएंगे कांसू या निंगसिया क्षेत्र में निवास करते थे। नेक्स्ट है यूची लोग किस हुड राजा से पराजित होकर अपना प्रदेश छोड़ने के लिए बाध्य हो गए थे? तो बताएंगे होंगडू या नरेश लाओ संघ से परेशान होकर उन्होंने अपना देश छोड़ दिया था। फिर आता है अगला क्वेश्चन, यूची जाति हुड नरेश से पराजित होने के पश्चात उपरांत किस क्षेत्र की ओर पलायन किए थे? तो दक्षिण एवं पश्चिम क्षेत्र में पलायन किए थे। अब महत्वपूर्ण तथ्यों में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट शासक है कुजुल कटपिसेस। कुजुल कटपिसेस जिसका शासनकाल था 15 से 65 ईस्वी तक। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, किस कुई सुआंग के सरदार ने अन्य 4 यूची राज्यों को विजित कर एक शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना करके स्वयं उसका राजा बन बैठा था? तो क्यूत्यूस क्योन है। किसने? क्यूत्यूक्योन है। क्यूत्यूक्यो का समीकरण किसके साथ किया गया? तो कटफिसेस प्रथम के नाम पर किया गया है। कटफिसेस प्रथम की उपाधि क्या थी? तो कुजुल या कुशुलक थी। क्या? कुजुल या कुशुलक थी। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन, कुजुल कटफिसेस किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो कटफिसेस प्रथम के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। कुजुल कटफिसेस की विजयों का विवरण किसके ग्रंथ से मिलता है? तो आप बताएंगे पानकुकृत या हाउ हान सू के ग्रंथ से हमको इसकी जानकारी प्राप्त होती है। कुजुल कटफिसेस ने पार्थियनों से किन क्षेत्रों पर विजित कर भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश पर शासक बन बैठा था? तो किपिन तथा काबुल पर
आधिपत्य करके उनका शासक बन बैठा था। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके पास, कुजुल कटपिसेस ने संगठित साम्राज्य की स्थापना के उपरांत कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराज और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, कुजुल कटपिसेस के शासनकाल का कब से कब तक माना जाता है? तो 15 से 65 ईस्वी तक माना जाता है। कुजुल कटपिसेस ने किस धातु की मुद्राएं चलवाई थी? तो आप बताएंगे तांबे की मुद्राएं चलवाई थी। फिर आता है अगला क्वेश्चन, बिम कटफिसेस जिसका शासनकाल 65 से 78 ईस्वी तक था उसको देखते हैं। कुजुल कटफिसेस के पश्चात कुषाण वंश का राजा कौन बना? तो आप बताएंगे बिम कटफिसेस बना था। भारत में कुषाण राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो आप बताएंगे बिम कटफिसेस को कुषाण राजवंश का प्रमुख शासक माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। भारत में किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए थे? तो आप बताएंगे बिम कटफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए थे भारत में। बिम कटफिसेस ने किस धातु के सिक्के चलवाए थे? सोने और तांबे के सिक्के चलवाए थे। बिम कटफिसेस ने अपने सिक्कों पर किन लिपियों को उत्कीर्ण करवाया था? तो आप बताएंगे यूनानी तथा खरोष्टी लिपि को उत्कीर्ण करवाया था। भीम कटफिसेस के सिक्के किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए थे? तो आप बताएंगे काबुल, सिंध, कौशाम्बी और बक्सर से इसके सिक्के प्राप्त हुए थे। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके पास, भीम कटफिसेस के सिक्कों पर उसकी किन उपाधियों का विवरण मिलता है? तो आप बताएंगे महाराज, राजाधिराज, सर्वलोकेश्वर, महेश्वर, भीम कटफिसेस, त्राता, ये नाम के विवरण मिलते हैं उसके सिक्कों पर। भीम कटफिसेस किस मत का अनुयायी था? तो आप बताएंगे शैव मत का अनुयायी था। भीम कटफिसेस ने कौन सी शैव उपाधि धारण की? तो महेश्वर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट आता है, भीम कटफिसेस के सिक्कों पर किसकी आकृतियां उत्कीर्ण मिलती थी? तो बताएंगे शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति उत्कीर्ण मिलती थी। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण शासक स्टार्ट होता है कनिष्क के बारे में। कनिष्क कौन था? यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। भीम कटफिसेस के पश्चात कुषाण शासन की बागडोर किसके हाथ में आई? तो आप बताएंगे कनिष्क के हाथों में आई थी। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? तो आप बताएंगे 78 ईस्वी में हुआ था। कनिष्क ने शक संवत का प्रारंभ कब किया था? तो आप बताएंगे 78 ईस्वी में शक संवत का प्रारंभ किया गया था कनिष्क के द्वारा। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा का अभिलेख तिथि क्या है? तो 81 ईस्वी है। क्या 81 ईस्वी? नेक्स्ट देखते हैं, कनिष्क की विजय के बारे में देखते हैं। कनिष्क के पूर्वी भारत पर विजयों का विवरण किस अभिलेख से मिलता है? तो बताएंगे सारनाथ अभिलेख से हमको इसकी विजय का बारे में पता चलता है। कनिष्क का साम्राज्य पूर्वी भारत में किन क्षेत्रों तक फैला हुआ था? तो उत्तर प्रदेश एवं बिहार में फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहां पर, उत्तर कनिष्क अपने वाराणसी अभियान से किन चीजों को प्राप्त किया था? तो लेक अश्वघोष को प्राप्त किया था, बुद्ध का भिक्षा पात्र प्राप्त किया था और एक अद्भुत मुर्गा प्राप्त किया था वाराणसी अभियान से। नेक्स्ट है, हनवंशी चीनी शासक एवं कनिष्क के मध्य किन क्षेत्र को लेकर संघर्ष हुआ था? तो चीनी तुर्किस्तान या मध्य एशिया को लेकर संघर्ष हुए थे। किस अभिलेख में विवरण मिलता है कि कनिष्क ने पश्चिमोत्तर प्रदेशों पर विजय प्राप्त की? तो सुई विहार लेख से हमको इसके बारे में पता चलता है। जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। दे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कपिसा पर कनिष्क के आधिपत्य का विवरण किन चीनी यात्री ने दिया? तो ह्वेनसांग ने दिया। किसने? ह्वेनसांग ने। कश्मीर पर कनिष्क के अधिकार की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो आप बताएंगे राजतिंगरी, जो कि कल्लड़ ने लिखी है। वहां से कश्मीर पर कनिष्क के अधिकार की जानकारी प्राप्त होती है। किस ग्रंथ से जानकारी प्राप्त होती है कि कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था? तो कल्लड़ कृत राजतंगड़ी से इसके बारे में पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क का साम्राज्य दक्षिण भारत में किस क्षेत्र तक विस्तारित था? तो विंध्या पर्वत तक विस्तारित था।
आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। सांची से कनिष्क संवत का एक लेख प्राप्त हुआ जिसमें वासु या वशिष्ठ का वर्णन किया गया है। तो वशिष्ठ किस क्षेत्र का उपराजा था? तो मालवा का था। किसका? मालवा का था। अब देखते हैं कनिष्क का साम्राज्य तथा शासन प्रणाली कैसी थी, उसको देखते हैं। कनिष्क के साम्राज्य की सीमा का निर्धारण हम सिक्के द्वारा करते हैं, तो कनिष्क के लेखों तथा सिक्कों द्वारा, है ना। यहाँ से कनिष्क के शासन के बारे में पता चलता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके पास। कनिष्क को लेखों में क्या कहा गया है? तो महाराजा देवपुत्र कहा गया। क्या? महाराजाधिराज देवपुत्र। देवपुत्र की उपाधि कनिष्क के संदर्भ में क्या भाव व्यक्त करती है? तो दैवी उत्पत्ति में विश्वास रखना। कुषाण शासक देवपुत्र के अतिरिक्त कौन सी उपाधि धारण करते थे? तो शाही और सहानुशाही। क्या? ये दो उपाधियां, शाही तथा सहानुशाही, ये दो उपाधि धारण करते थे। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन। शाही तथा सहानुशाही की उपाधियां किस बात की सूचक थी? तो सामंत और स्वामी सूचक। रोमन सम्राट की भांति कनिष्क ने कौन सी अन्य उपाधि धारण की थी? तो कैसर अथवा सीजर की उपाधि धारण की थी। प्रशासन के सुविधा के लिए कनिष्क ने अपने साम्राज्य को किसमें विभक्त किया था? तो क्षत्रपों में किया था। किसमें? क्षत्रपों में। बड़ी क्षत्रपों के शासन को क्या कहा जाता? तो महाक्षत्रप कहा गया था। छोटी क्षत्रपी शासन को क्या कहा गया? तो क्षत्रप कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। एक ही प्रांत में संयुक्त रूप से दो शासक नियुक्त करने वाले विचित्र प्रथा का प्रारंभ किस समय में हुआ था? किसके समय में हुआ था? कुषाणों के समय हुआ था। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके पास। कुषाण लेखों में किन पदाधिकारियों के नामों का उल्लेख मिलता है? तो आप बताएंगे दंडनायक तथा महादंडनायक का उल्लेख मिलता है। कुषाण काल के ग्राम प्रशासन की जानकारी किस लेख से प्राप्त होती है? तो मथुरा लेख से ग्राम प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है। कुषाण काल में ग्राम प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो आप बताएंगे ग्रामिक होता था। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क को कुल कितने वर्षों तक शासन किया? तो 23 वर्षों तक कनिष्क ने शासन किया था। कुषाण शासक कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी? 101 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। कनिष्क के उत्तराधिकारी के बारे में देखते हैं। कनिष्क की मृत्यु के पश्चात कुषाण वंश का शासक कौन बना? तो बताएंगे वाशिष्ठ बना। कौन? वाशिष्ठ बना, जो कि 102 से 106 ईस्वी तक रहा। वाशिष्ठ के पश्चात कुषाण वंश का शासक कौन बना? तो बताएंगे हुविस्क बना। कौन? हुविस्क बना। हुविस्क का साम्राज्य विस्तार कहां तक था? तो बताएंगे उत्तर में कपिसा से लेकर पूर्व में बिहार तक उसका शासनकाल था। नेक्स्ट देखते हैं। हुविस्क ने किस धातु के सिक्के चलवाए थे? तो बताएंगे सोने तथा चांदी के सिक्के, सोने तथा तांबे के सिक्के चलवाए थे। कुषाण शासक हुविस्क का किस धर्म के प्रति झुकाव था? तो ब्राह्मण धर्म के प्रति झुकाव था। कुषाण शासक हुविस्क की धार्मिक नीति कैसी थी? तो आप बताएंगे धार्मिक सहिष्णुता की नीति हुविस्क की नीति थी। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुषाण शासक हुविस्क के सिक्कों पर किन हिंदू देवी देवताओं के चित्र उत्कीर्ण मिलते हैं? तो शिव, स्कंद, कुमार, विशाख और महासेन की कृति मिलती है। नेक्स्ट है। कुषाण शासक हुविस्क ने कश्मीर के किस नगर की स्थापना की थी? तो हुस्कपुर की थी। किसकी? हुस्कपुर। हुविस्क के पश्चात कुषाण वंश का शासक कौन बना? तो कनिष्क द्वितीय बना। कौन? कनिष्क द्वितीय बना। कनिष्क द्वितीय के संदर्भ में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो आरा लेख से मिलती है। किससे? आरा लेख से। कनिष्क द्वितीय ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराजा, महाराज, राजाधिराज, देवपुत्र, कैसर की उपाधि कनिष्क द्वितीय ने धारण की थी। कनिष्क कुल का अंतिम महान सम्राट कौन हुआ? तो बताएंगे वासुदेव हुआ। कौन? वासुदेव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास। कुषाण शासक वासुदेव के समय कुषाण सत्ता का केंद्र किन क्षेत्रों तक सीमित हो गया था? तो मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्रों तक सीमित हो गया था। कुषाण शासक वासुदेव किस मत का अनुयायी था? तो आप बताएंगे शैव मत का अनुयायी था।
कुषाण शासक वासुदेव के सिक्कों पर किस देवी देवता की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं? तो बताएंगे शिव एवं नंदी की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं। अब देखते हैं परवर्ती कुषाण शासक कौन कौन हुए। तो पहला क्वेश्चन यहां से बनता है, कुषाण शासक वासुदेव के पश्चात कुषाण साम्राज्य का शासक कौन बना? तो कनिष्क तृतीय बना। कौन? कनिष्क तृतीय। कनिष्क तृतीय के पश्चात कुषाण साम्राज्य का शासक कौन बना? तो अब बताएंगे वासुदेव द्वितीय बना। वासुदेव द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो बताएंगे 210 ईस्वी से 230 ईस्वी तक माना जाता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, किस कुषाण शासक के समय कुषाण साम्राज्य की विघटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी? तो वासुदेव द्वितीय के समय यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। कुषाण साम्राज्य के पतन के पश्चात किन गणराज्यों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की? तो नागवंश ने की, योधय ने की, मालव तथा कुंडिन्द ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी। अगला क्वेश्चन आता है, पश्चिमोत्तर भारत में किसने कुषाण सत्ता का अंत किया? तो सरसैनियनों ने किया। किसने? ससैनियनों ने। किसने? ससैनियनों ने। नेक्स्ट है, ससैनियनों ने किस कुषाण शासक को पराजित कर कुषाण सत्ता का अंत किया था? तो वासुदेव द्वितीय को पराजित किया था। किसको? वासुदेव द्वितीय को। नेक्स्ट है, ससैनियनों ने कुषाणों के किन सिक्कों को ग्रहण कर लिया था? तो शिव एवं नंदी प्रकार के सिक्कों को ग्रहण किया था। ससैनियनों कुषाण सिक्के की क्या विशेषता थी? तो इनके अग्र भाग पर ससैनियों तथा पृष्ठ भाग पर परवर्ती कुषाण सिक्के छपे होते थे। नेक्स्ट देखते हैं, कुषाण युगीन संस्कृति के बारे में देखते हैं। तो सामाजिक जीवन कैसा था? शक, कुषाण, पहलव, सीथियन आदि विदेशी जातियों को स्मृतिकारों ने किस रूप में वर्ण व्यवस्था के स्थान पर रख दिया है? तो ब्रात्य क्षत्रिय के रूप में उनको वर्णित किया है। किसके? ब्रात्य क्षत्रिय के रूप में उनको वर्णित किया है। अब देखते हैं व्यापार वाणिज्य की स्थिति कैसी थी। तो कुषाणों के शासनकाल में आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो अच्छी थी। कुषाण काल में व्यापार वाणिज्य की दशा कैसी थी? तो उन्नत थी। पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी से किन वस्तुओं का विवरण मिलता है जिसकी बड़ी मात्रा में भारत से रोम निर्यात किया जाता था? तो मसाले, मोती, मलमल, हाथी की वस्तुएं और औषधियां, चंदन और इत्र का निर्माण और निर्यात होता था। अगला क्वेश्चन आता है, कुषाण शासक सोने की प्राप्ति किन स्थलों से करते थे? तो मध्य एशिया के अल्ताई पहाड़ों एवं रोम से करते थे। फिर आता है अगला क्वेश्चन, मथुरा के समीप सोंग नामक स्थल की खुदाई से कुषाणों के भवनों के कितने स्तर प्राप्त हुए? तो 7 स्तर प्राप्त हुए। अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में कुषाणों के टाइम में। तो कनिष्क के किस धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण एवं संरक्षण किया था? तो बौद्ध धर्म का संरक्षण किया था। कनिष्क के समय हुई चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप बताएंगे वसुमित्र ने की थी। कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी? तो बताएं कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, कनिष्क बौद्ध मतानुयायी था तथापि उसकी अन्य धर्मों के प्रति नीति कैसी थी? तो आप बताएंगे धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, साहित्यिक प्रगति कैसी थी कनिष्क के टाइम में। तो पहला क्वेश्चन यहां से बनता है, कनिष्क के शासनकाल में शिक्षा साहित्य की स्थिति कैसी थी? वो बताएंगे अच्छी स्थिति थी। कनिष्क के दरबार में कौन कौन से विद्वान रहते थे? तो अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व, वसुमित्र, मृत्यचेट और संगरक्ष, ये विद्वान कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क के राज्य कवि कौन सा विद्वान था? तो बताएंगे अश्वघोष राज्य कवि था। अश्वघोष ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो बुद्ध चरित, सौंदरानंद और सरिपुत्र प्रकरण, ये अश्वघोष ने लिखी है। महान विद्वान अश्वघोष किन विद्याओं से पारंगत थे? तो आप बताएंगे कवि, नाटककार, संगीतज्ञ, कथाकार, नीतिज्ञ और दार्शनिक इन विद्याओं में पारंगत थे। नेक्स्ट है, अश्वघोष की तुलना किस विद्वानों के साथ की जाती? तो मिल्टन, गेटे, कांट और वेल्टेयर के साथ की जाती है।
शून्यवाद जिसको सापेक्षवाद का प्रतिपादन किसे माना जाता है? नागार्जुन से माना जाता है। किसे? नागार्जुन ने दिया था शून्यवाद और सापेक्षवाद का प्रतिपादन। कौन सा विद्वान कनिष्क का राजपुरोहित था? तो बताएंगे संगरच था। कौन? संगरच। अब नेक्स्ट आता है, कनिष्क के राज दरबार में कौन आयुर्वेदाचार्य रहते थे? तो चरक रहते थे। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो चरक थे। चरक ने कौन सी ग्रंथ की रचना की थी? तो आप बताएंगे चरक संहिता की रचना की थी। अब हम देखते हैं स्थापत्य कला कैसी थी कुषाण वंश के टाइम। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यूनानी कला के प्रभाव में पश्चिमोत्तर प्रदेशों में किन नवीन शैली का विकास हुआ? तो आप बताएंगे गांधार कला शैली का विकास हुआ था। गांधार कला शैली को किन अन्य नामों से भी जाना जाता है? तो बताएंगे यूनानी बौद्ध, जिसको ग्रीक बुद्धिस्ट बोला जाता है, इंडो ग्रीक एवं ग्रीको रोमन, ये कला के अन्य नाम हैं। नेक्स्ट है, गांधार शैली की मूर्तियां किन स्थलों से प्राप्त हुई? तो आप बताएंगे अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के स्थलों से प्राप्त हुई। अब कुछ फैक्ट्स देखते हैं, कंधार कला की विशेषता क्या थी, वहां से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो पहला पॉइंट रहता है, कंधार कला में बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियां प्राप्त हुई, मूर्तियों का निर्माण हुआ। कंधार कला में मूर्तियां काले स्लेटी पाषाण, चूने तथा पक्की मिट्टियों से बनी होती थी। ये मूर्तियां ध्यान, पद्मासन, चक्र धर्म प्रवर्तन, वरद एवं अभय आदि मुद्राओं में हैं। ठीक है। फिर अगला फैक्ट आता है, गांधार कला में बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियों के अतिरिक्त कुछ अन्य देवी मूर्तियां भी मिलती हैं, जैसे हरित, रोमा अथवा इथियन देवी की मूर्ति। अग्रवाल महोदय ने रोमा देवी की मूर्ति को गांधार कला की सर्वोत्तम मूर्तियों में स्थान दिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास महत्वपूर्ण तथ्यों में। कुषाण शासक कनिष्क एक महान निर्माता था। उसने अनेक स्तूपों एवं विहारों का निर्माण करवाया था। कनिष्क ने पेशावर पुरुषपुर में विशाल स्तूप का निर्माण करवाया था, जिसका विवरण फाहियान एंड हेंसवांग दोनों ने किया है। पेशावर स्थित शाहजी की डेयरी उत्खनन कनिष्क निर्मित चैत्य के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास, कुषाण काल में बल्ख एवं खोतान तक अनेक स्तूप निर्मित करवाए गए थे। स्तूपों के अतिरिक्त कनिष्क के समय कनिष्कपुर, जो कि कश्मीर वर्तमान कांसोपुर, तथा सिरकप, जिसको तक्षशिला नामक स्थान पर नए नगरों का निर्माण करवाया गया था। गांधार कला में यथार्थवादी चित्रण पर विशेष ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट आता है आपके पास, गांधार कला में बौद्धिकता एवं शारीरिक सौंदर्य ही प्रधानता दिखाई देती है। भारत के बाहर गांधार कला का व्यापक प्रभाव मिलता रहा है। इसे तुर्किस्तान, मंगोलिया, चीन, कोरिया, जापान और बौद्ध कला को जन्म दिया। अब देखते हैं मथुरा कला कैसी थी, उसके बारे में फैक्ट्स को देखते हैं। किन कुषाण शासकों के काल में मथुरा कला का सर्वोच्च विकास माना जाता है? तो कनिष्क, हुविस्क और वासुदेव काल में मथुरा कला का विकास हुआ था। मथुरा कला की विषय वस्तु क्या थी? तो भारतीय विषय वस्तु थी। नेक्स्ट आता है आपके पास, सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति का आविष्कार किन शैली में हुआ? तो आप बताएंगे मथुरा कला में हुआ था। मथुरा से कनिष्क की सिर रहित मूर्ति मिली है, जिस पर महाराजा धीराज देवपुत्र कनिष्कों अंकित है। यह मूर्ति किस शैली में निर्मित है? तो आप बताएंगे मथुरा कला शैली में निर्मित है। तो ये क्वेश्चन अभी यूपी SSC GD में पूछा भी गया है कि सिर रहित मूर्ति कहाँ मिली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, मथुरा कला शैली में किन हिंदू देवताओं की प्रतिमाएं मिली हैं? तो विष्णु, सूर्य, शिव, कुबेर, नाग, यक्ष की मूर्तियां मिली हैं। शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी पार्वती की प्रतिमा पहली बार किस कला शैली में निर्मित की गई? तो आप बताएंगे मथुरा कला शैली में विकसित किया गया था। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखते हैं। गांधार कला और मथुरा कला में अंतर क्या था? गांधार कला और मथुरा कला में अंतर, इधर गांधार कला, इधर मथुरा कला।
तो पहला क्वेश्चन कांधार कला में आता पॉइंट। गहरे नीले एवं काले पत्थर का प्रयोग होता था कांधार कला में, वहीं लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था मथुरा कला में। शक एवं कुषाण शासकों ने संरक्षण दिया था और इसमें मथुरा कला में इस कला को कुषाण शासकों ने संरक्षण दिया था। विषय वस्तु यथार्थवादी थी, जबकि मथुरा कला में विषय वस्तु आदर्शवादी थी। कांधार कला में मुख्यतः बौद्ध की प्रतिमाएं निर्मित हुई और मथुरा कला में बौद्ध, जैन, ब्राह्मण धर्म से संबंधित सभी मूर्तियों का निर्माण हुआ था। अब देखते हैं कुषाण कालीन सिक्कों के बारे में, कंप्लीट डिटेल को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां से बनता है, भारत के उत्तर पश्चिम में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किसने करवाया था? तो बताएंगे यवनों ने करवाया था। फिर अगला क्वेश्चन आता है, भारत में पूर्ण रूपेण एवं नियमित स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किन शासकों ने किया था? तो आप बताएंगे कुषाण शासकों ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन आता है, कुषाण शासकों ने किन धातुओं के सिक्के प्रचलित करवाए थे? तो बताएंगे स्वर्ण, ताम्र और रजत के सिक्के कुषाण शासकों ने प्रचलित करवाए थे। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कुषाण शासक कुजुल कटफिसेस ने किस धातु के सिक्के चलवाए थे? तो आप बताएंगे तांबे के सिक्के चलवाए थे। कुषाण शासकों के सिक्कों का वजन क्या होता था? तो आप बताएंगे 123 से 124 ग्रेन का होता था एक सिक्का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कुषाणों की स्वर्ण मुद्रा कितने प्रतिशत शुद्ध होती? तो 92% शुद्ध होती थी। कुजुल कटफिसेस के ताम्र सिक्कों का वजन कितना होता था? लगभग 30 ग्रेन का होता था। किन कुषाण शासक ने सर्वप्रथम सिक्के प्रचलित करवाए? भीम कटफिसेस ने स्वर्ण के सिक्के प्रचलित करवाए थे। नेक्स्ट देखते हैं, कनिष्क के स्वर्ण एवं ताम्र सिक्के किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए? तो आप बताएंगे पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और उड़ीसा से प्राप्त हुए। किन कुषाण शासक के सिक्के पर बुद्ध की आकृति का अंकन हुआ? तो कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध की आकृति का अंकन हुआ था। कनिष्क के स्वर्ण सिक्कों का वजन कितना था? 124 ग्रेन था। कनिष्क के सिक्कों पर यूनानी लिपि में क्या मुद्रा लेख था? तो आप बताएंगे साओ नाओ साओ कनिष्की कोसानो, ये नाम अंकित होता था। नेक्स्ट आता है, कुषाण सिक्कों पर उत्कीर्ण साओ नाओ साओ से क्या तात्पर्य था? तो शहंशाह या शाहनशाह इसका मतलब होता था। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख में कुषाण शासकों की किस उपाधि का विवरण मिलता है? तो देवपुत्र शाही, साहुन शाही की उपाधि का विवरण मिलता है। नेक्स्ट है, कुषाण शासक हुबिस्क के सिक्के पर किन देवी देवताओं की आकृति उत्कीर्ण मिलती है? तो आप बताएंगे बुद्ध, शिव, विष्णु, महासेन, कुमार, विशाख और उमा की आकृतियां अंकित मिलती थी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हुबिस्क के सिक्कों पर मुद्रा लेख में क्या अंकित है? तो आप बताएंगे साओ नाओ साओ ओएसकी कोसानो, ये अंकित था। किस कुषाण शासक के रजत के सिक्के प्राप्त हुए? तो हुबिस्क के सिक्के प्राप्त हुए थे। वासुदेव के सिक्कों पर मुद्रा लेख में क्या अंकित किया गया था? तो बताएंगे साओ नाओ साओ बो जैडो वासुदेव कोशानो, ये नाम अंकित किया गया था।